नमस्कार साथियों। दोस्तों, दिल्ली जाग रही थी, गुवाहाटी भी जाग रहा था, लेकिन असम के ही भीतर लखीमपुर में सन्नाटा सड़कों पे पसरने लगा था, क्योंकि धीरे धीरे रात बीतने लगी थी। एक फोन कॉल के जरिए एक टेलीफोन की घंटी बजती है, एक दूसरा व्यक्ति टेलीफोन के ऊपर बातचीत करने की शुरुआत करता है। उधर से एक आवाज आती है, ये कौन लोग हैं जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं? पता नहीं सर, ये कुछ अज्ञात लोग लगते हैं। फिर आगे से खबर आती है, अज्ञात लोग अगर लगते हैं तो फिर उस पूरी सड़क के ऊपर तो सीसीटीवी भी है। बिल्कुल है सर। तो फिर आपने जाना कि ये अज्ञात लोग कौन है, कहां से आया है, तो उसी को पता लगा रहे हैं कौन है ये अज्ञात लोग। ये उपद्रवी हैं। ये किसी न किसी तरीके से लखीमपुर की शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं। फिर इस तरीके के नारे लगाने की क्या आवश्यकता है? और जिस लिहाज से, जिस हिसाब से इस समय असम के भीतर यात्रा राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी की नजर असम को लेकर के खुद बीजेपी की भी नजर है। अध्यक्ष जेपी नड्डा भी तो वहां पहुंचे, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर शांति को बरतना पड़ेगा। जी हां सर, ये एक ऐसे संवाद का छोटा सा हिस्सा है, एक छोटा सा पहलू है। कौन किससे बात कर रहा है, एक संदेश इससे निकल करके आता है कि दरअसल जो राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उसके भीतर 19 तारीख के रात में हमला हो गया। एक गाड़ी के शीशे तोड़ डाले गए, पत्थर से आगे वाले सीट के ऊपर सीधे हमला किया गया, जो पोस्टर बैनर थे उसको फाड़ दिया गया, 2-3 डंडे जो कि बस जा रही थी उसके ऊपर भी बरसा दिए गए, और इन सबों के बीच हल्की सी छिटपुट आवाज भी आ रही थी। तो फिर क्या यह हमला सिर्फ इस बात को लेकर के है कि जो कुछ भी हो गया वो सिर्फ हो गया, या सिर्फ हमला इस बात को लेकर के है कि जो होने वाला है उससे पहले की ये आहट मात्र है? क्योंकि सियासी तौर पे ये देश चुनाव की दिशा में आगे बढ़ चुका है, और सबको पता है इस समय भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी राजनीतिक रंग में, जहां पर उसके पास ऐसे ऐसे मुद्दे भी हैं जहां उसको लगने लगा है कि चुनावी जीत 2024 के लोकसभा चुनाव में ना सिर्फ पक्की ही है, बल्कि बहुत बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। और दूसरी ओर विपक्ष अपने तौर पर सिवाय राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा जिससे इस बात को स्पष्ट हो कि ये चुनाव में सक्रिय है। यानी इंडिया गठबंधन और उससे जुड़े हुए पूरे 28 राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी सभी टिके हुए हैं राहुल गांधी की इसी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के आसपास। जो असम के भीतर हलचल है और जागते हुए गुवाहाटी के भीतर धड़कनें बढ़ गई है, और दिल्ली से जो संवाद किया जा रहा है, बन रहा है, वो क्या कह रहा है इस दिशा में? क्या यह पहले दिन एफआईआर, दूसरे दिन इस तरीके से यात्रा के ऊपर अटैक, हमला, और कांग्रेस अपने तौर पर जो सीधा नाम भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का नाम ले रही है और कहती है कि उन्होंने ही हमला किया और एफआईआर भी दर्ज वो करवाएगी। तो क्या यह संदेश है देश में कि सियासी तौर पर सत्ता के भीतर एक घबराहट सी है, या फिर यह संदेश जाता है कि सत्ता डरती नहीं है और आपको डरना पड़ेगा? क्या सच में ऐसी परिस्थिति आ गई है? और यहीं पर एक और सवाल उठ जाता है कि वह कौन से अटैक है जो सियासी तौर पर राहुल गांधी ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के सवाल को लेकर, बल्कि सीधे कहे इस समय प्रधानमंत्री पीएम मोदी की नीतियां, पॉलिसी और उनके गवर्नेंस को लेकर के उठा रहे हैं, और उसके भीतर पीएम मोदी की गारंटी शब्द को ही उन्होंने खतरे की घंटी युवाओं के लिए बन चुकी है। तो ऐसे कैसे इसको जोड़ दिया? और सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम मोदी जो चाहते थे जब वो मुख्यमंत्री थे, उस दौर के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद के ऊपर रहते हुए जिन आवाजों को उठाया, इस भारत देश के प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए, वह प्रधानमंत्री बनते ही कैसे इस बात से बदल गए, इस बात का जिक्र भी राहुल गांधी करते हैं। कुछ सवाल, उस सवाल के भीतर राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के निशाने के ऊपर क्या इस समय केवल सीधे प्रधानमंत्री मोदी आते हैं और इसको लेकर के दिल्ली दरबार में हरकंप मचा हुआ है? अगला सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी को अब यह समझ आ गया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए
उठते हुए सवालों को रोक दिया जाए। उस रोकने की परिस्थिति में क्या ये हमले, अटैक ये क्या महत्वपूर्ण है? और अगला फिर सवाल, क्या कांग्रेस इस बात को मान चुकी है या इंडिया गठबंधन इस बात को समझ गया है कि सियासी तौर पर आपको जमीनी मुद्दों को उठाना पड़ेगा? और शायद इसीलिए सिर्फ यात्रा के साथ जुड़े हुए मुद्दे ही नहीं, बल्कि इस भारत देश के सियासत को और भारत देश के लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाना राहुल गांधी ने शुरू कर दिया था। जरा लगता है इस 2-3 बात को एक एक करके आपके सामने बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया जाए। उससे पहले कुछ फुटेज जो निकला और उस कांग्रेस ने इस फुटेज को जारी किया और कहा क्या कुछ हो रहा था, और एक फुटेज अपने तौर पे जो सीसीटीवी कैमरे के भीतर भी कैद हो जाता है। ये तमाम बातों को आप देखिए, इससे साफ हो जाएगी कि आखिर लखीमपुर का महत्व क्या होता है। क्योंकि आपके मन में किसान आंदोलन समय के लखीमपुर खीरी की याद फिर से ताजा हो गई होगी। आखिर वह उत्तर प्रदेश का हिस्सा, लेकिन इस दौरान जिक्र असम के लखीमपुर का है और दोनों परिस्थितियों के भीतर आंदोलन चरम पे था। इस समय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरुआती दौर में है, लेकिन शुरुआत में ही सियासत उसमें गर्मा गई। तो पहले जरा आप उस पूरे हिस्से को परखिए जो ये हमला रात के अंधेरे में होता है। देखिए, दरअसल ये नॉर्थ लखीमपुर का इलाका पड़ता है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 7वां दिन होता है। सामान्य तौर पर जब सियासत धीरे धीरे चुनाव की दिशा में आगे बढ़ रही हो और उस पर भी समूचा विपक्ष एकजुट नजर आने लगा हो, उस पूरे विपक्ष को लेकर के राहुल गांधी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से यह कहते हुए जुड़ गए कि हर किसी को विपक्ष में जो कोई भी साथ है उसको जुड़ना चाहिए। तो संदेश बहुत साफ होता है कि विपक्षी समूची सियासत और उसकी रणनीति, उसकी स्ट्रेटेजी इस यात्रा के जरिए चुनाव प्रचार के ऊपर निकल चुकी है। लेकिन अटैक का हो जाना, इस हमला का होना इस दिशा को बार बार उठाता है। क्या इस अटैक के जरिए, इस हमले के जरिए जो मुद्दे जमीनी तौर पर उठ रहे हैं, कहीं उसको भटकाने की जरूरत है? गुवाहाटी के भीतर बैठे हुए मीडिया हाउस हो, पत्रकार हो, या लखीमपुर में बैठे हुए जो कोई भी पत्रकार हैं, जब उनसे इस बात का जिक्र होता है, जब खबरें चलती है, ये हमला क्या बीजेपी करा सकती है, भारतीय जनता पार्टी करा सकती है? कांग्रेस जिस बात का जिक्र करते हैं कि कांग्रेस जिस बात को कहता है कि युवा, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोग हमला किए हैं और पुलिस कह रही है कि अज्ञात उपद्रवी थे, तो उस बीच खबर क्या चलती है, पत्रकार क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सियासी तौर पर खबर बहुत साफ है, वहां से जुड़े राजनीति को लेकर के, मुद्दे से लेकर के, चाहे वो बगान हो, चाहे वो निजी मतलब निजी हाथे में सारा चीज सौंपा जाता है। वहां के जो जनजातीय बेल्ट है, ब्लॉक है, उसमें से कुछ समुदायों को दिए गए जो विशेष दर्जे खत्म किए जा रहे हैं। और वहां पर इस दौर में सांप्रदायिक सियासत के नाम पे जो लोगों के ऊपर हमले हुए, उसमें एक बेचैनी तो जरूर पैदा कर दिया, और सियासी तौर पर उसको भुनाने का वक्त, समय क्या यही है? इसको लेकर के पत्रकारों की वहां पर की राय बहुत साफ होती है कि सियासत में ये जरूरत होती है कि आप किस मुद्दे को आपको उठाना चाहिए। तो फिर क्या यह मान लिया जाए कि फोन की एक घंटी गुवाहाटी से बज रही थी, या फिर फोन कॉल की घंटी दिल्ली से गुवाहाटी पहुंच गई थी, या फिर गुवाहाटी से लखीमपुर पहुंची थी? क्योंकि इन सबके बीच 2-3 बातें पत्रकार के बीच खुले तौर पे उभर करके सामने आती है, जो उनकी खबरों के जरिए और सामान्य बातचीत के दौरान भी वो कहने से इस बात से घबराते नहीं कि किस प्रकार से घटना के ऊपर बाकायदा
उनकी पैनी नजर पुलिस प्रशासन की है। गुवाहाटी बहुत बारीकी के साथ इस पूरी यात्रा के ऊपर अपनी नजर बनाई हुई है। मिनट टू मिनट की पूरी रिपोर्ट इस दौर में, इस समय में गुवाहाटी पुलिस प्रशासन के पास पहुंचने का निर्देश भी दिया गया है और इस पूरी की पूरी रिपोर्ट अपने तौर पर दिल्ली की भी नजर इसके ऊपर पड़ी है और है भी, जो हो भी रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां से निकले और आज ही के दिन इस दौर में गृह मंत्री अमित शाह असम के भीतर ही मौजूद होते हैं, जो असम पुलिस की तारीफ करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से घुसपैठ का सवाल हो या फिर उग्रवाद का सवाल हो, कैसे उसका सामना करते हैं। फिर क्या ये फोन की घंटी धीरे धीरे पूरे निर्देश को पालन करती है या फिर निर्देश के बाद की परिस्थिति को बताती है? इसके ऊपर पूरे राय पत्रकारों की अलग होती है, लेकिन वो थोड़ी अलग अलग होती है। कुछ लोगों का कहना होता है गुवाहाटी काफी सक्रिय रहता है सियासी तौर पर और उसकी पैनी नजर हर जिले के ऊपर होती है, तो नॉर्थ लखीमपुर इससे कैसे अछूता रहेगा। फिर दूसरी बात होती है कि लखीमपुर के भीतर 4 विधानसभा की सीट आती है, 3 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की कब्जा है, 1 पर एजीपी का कब्जा होता है। कांग्रेस चारों जगहों पर दूसरे नंबर पे होता है और सामान्य तौर पर भी बड़े विपक्षी पार्टी के तौर पर हो या फिर इससे पहले सियासी सत्ता का मजा तो कांग्रेस ने बाखूबी चखा है। लेकिन कांग्रेस से निकल करके भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे हेमंत बिस्वा शर्मा जानते हैं कि दरअसल कांग्रेस किस प्रकार से वो मूव सियासी तौर पे करते हैं, लेकिन उनको इस बात को अंदेशा ही नहीं है कि इस दौर में कांग्रेस की अगुवाई राहुल गांधी इस हिसाब से, इस लिहाज से कर रहे हैं जहां पर तेवर में कभी भी नहीं आनी चाहिए, यानी अग्रेशन जो होता है वो सड़क के ऊपर नजर आना चाहिए और शायद इसीलिए समानांतर तौर पे बराबर तरीके से वो दिल्ली के भीतर भी सीधा हमला करने से कहीं चूकते नहीं। तो इससे कुछ बातें सामने आती है, एक असम के सवाल, नॉर्थ ईस्ट का सवाल, अगला दिल्ली को कटघरे में कर देने का सवाल। इन दोनों के ऊपर अगर अपनी नजर डालेंगे, अगर दिल्ली और गुवाहाटी का इस पे पैनी नजर है, जो हमला, जो अटैक हुआ उस वीडियो के भीतर जो लगते हुए नारे हो या फिर शोर शराबा हो, पत्थर फेंकना हो, डंडे उस पर बरसाना हो, सारे आवाज सब कुछ हो गया, सामने आ गया। इसके बावजूद भी कोई एफआईआर उस प्रकार से दर्ज क्यों नहीं हुई और पुलिस इंतजार कर रही है कि कांग्रेस इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराएगी। कांग्रेस ने भी कहा कि वो एफआईआर दर्ज कराएंगे, चलते फिरते हुए वो सारी जानकारी देनी पड़ेगी, लेकिन वो यात्रा रुकेगी नहीं, थमेगी नहीं, हमको जो जानकारी देना है देंगे। तो असल सवाल यहीं से उठता है कि क्या इस हमले को भी कांग्रेस अब समझ गई है कि हमले को उतना मत उभारिए जिससे मुद्दा ही हमला बन जाए और सियासी तौर की परिस्थितियों के साथ मुद्दों को जोड़ते आगे बढ़ जाइए। तो वह कौन से ऐसे इस दौर के मुद्दे हैं जो इस समय दिल्ली को भी घबराहट पैदा करती है, दिल्ली को भी परेशान करती है। उन मुद्दों के फहरिस्त में राहुल गांधी लिस्टिंग में बाकायदा जिस बात को राहुल गांधी जिक्र करते हैं और उस पर मोदी की गारंटी सीधे तौर पर कहकर खारिज करते हैं कि इस देश के हर तीसरा युवा बेरोजगार है। रेलवे ने जो करीब 5,000 की जो वैकेंसी निकाली, जबकि रेलवे के भीतर करीब 2.25 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, तो क्या धीरे धीरे निजी हाथों में सौंप करके ऐसी परिस्थिति इस भारत देश के भीतर बनाई जा रही है जहां पर रोजगार मिले ही नहीं? तो क्या इस पूरे मुद्दे के ऊपर राहुल गांधी का खड़ा हो जाना इससे बेचैनी है? जी बिल्कुल नहीं जी, बेचैनी इस बात से नहीं, बेचैनी इस बात को लेकर के भी है कि दरअसल इस दौर में जो है वह मुद्दे राहुल गांधी अब उभारना चाहते, सामने लाना चाहते कि दिल्ली की सत्ता के गवर्नेंस पे जाकर के अटक जाए। और सबसे बड़ा मुद्दा यही होती है कि राहुल गांधी ने दरअसल जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का जो पेपर है, जिसके भीतर टैक्स रेवेन्यू राज्यों को कितना मिलता है उसका भी जिक्र करते हैं। और तो और जब भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद थे, जब उससे पहले जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान उन्होंने जिस सवाल को मुख्यमंत्री रहते उठाया, अब उस सवाल को उठाने की जरूरत राहुल गांधी को होने लगी है कि इसको अब उठाने की जरूरत है। यहाँ पे कुछ बातें और समझिए कि यह चुनाव इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उनकी स्थितियों को लेकर के कांग्रेस, न केवल कांग्रेस बल्कि विपक्ष के भीतर एक सहमति बन गई कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव अगर 2019 के तर्ज पे या फिर उससे आगे निकल कर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो उनकी अपनी राजनीति जमीन तो दूर, उनकी आवाज को भी चुनावी जीत हार के आईने के भीतर ही तौल लिया जाएगा, उनके मुद्दे ही मायने नहीं रखेंगे। इसीलिए
अब एक एक करके सारे मुद्दे को देश के सामने उठा डालिए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सामने एक सवाल होता है कि ऐसा लग तो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, शायद बुलंदी के साथ जीत जाएगी, लेकिन अगर ये जीत की बात का असर जो है लोगों पे पड़ गया, लोगों के भीतर समा गया कि भारतीय जनता पार्टी तो जीत ही रही है, तो फिर वोट देने लोग क्यों निकलेंगे? तो फिर इस प्रकार से एक टकराव की पूरी राजनीति की जमीन लगातार बनी रहनी चाहिए। तो फिर क्या स्ट्रेटेजी का ये हिस्सा है, रणनीति का ये हिस्सा है? अब सवाल उठता है कि वो कौन सा ऐसा मुद्दा है कि दिल्ली दरबार को घबराहट पैदा करती है, दिल्ली को परेशान करता है? जब 2013 में एक फाइनेंस, जब उस दौर में प्रधानमंत्री के दावेदार को संघ और भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे मुहर लगाई थी, उस दौर में उस समय सीएम नरेंद्र मोदी खुले तौर पे कर रहे थे, जो टैक्सों से कमाई होती है सेंटर की, उसके भीतर कम से कम 50% हिस्सा तो राज्यों का होना चाहिए, मुख्यमंत्रियों का होना चाहिए, क्योंकि फेडरल सिस्टम है इस भारत देश के भीतर। और इसी दबाव में उस दौर में जो फाइनेंस कमीशन था, जो 2013 के भीतर बना और 2014-15 के भीतर उनकी जो रिपोर्ट निकल के देश के सामने आया, उसका असर ये पड़ा कि इससे पहले 32% राज्यों का हक में था, वो बढ़ करके एक ही झटके में 42% में आ गया। जाहिर तौर पे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके थे, सीएम के तौर पे 50% की मांग किए थे और फाइनेंस में उसमें 10% बढ़ोतरी हो गई। क्या उसके बाद ये लागू हुआ या उससे हट करके वो परिस्थिति आ गई जो राहुल गांधी इसी सवाल को तो उठा रहे हैं कि दरअसल आज के दौर में, आज की तारीख में वो 42% को 50% तो हो जाना चाहिए और फेडरल स्ट्रक्चर का जिक्र है, फिर जीएसटी भी लागू हो गई। लेकिन हुआ ये कि जीएसटी से पहले जो कमाई राज्यों की होती थी वो जीएसटी के लागू होने के बाद कम हो गई। जो राज्यों के भीतर जो टैक्स देने की जो बात होती थी वह भी आज के दौर में करीब 33% के आसपास आ गई। तो इसका मतलब बहुत साफ होता है कि केंद्र समूची पूंजी या तो अपने हाथ में रखना चाहता या फिर राज्यों को भी चाहता कि वह केंद्र के ऊपर निर्भर हो जाए, डिपेंड हो जाए। तमाम राज्यों के भीतर ये हो भी सकता है, काफी बड़ा सवाल होने लगा। तमाम राज्य जब केंद्र से पैसे मांगते हैं तो एक पल के लिए जरा देखिए इसका स्थिति क्या होती है। और लोगों के ऊपर इसी दौर में स्वैत और सस्ता जो था वह भी बढ़ा दिया गया। तो फिर ये आर्थिक मुद्दों के ऊपर लोगों की नजर, आम जनमानस की नजर पड़े और इस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टी एक साथ एकजुट होकर के अगर खड़े हो जाए, इस दिशा में अब पहल कहीं ना कहीं शुरू हो गई। अगर ये यात्रा धीरे धीरे निकलते हुए इन मुद्दों के ऊपर खड़े होकर लोगों को सचेत करने की स्थिति में आ गई, सूचना के तौर पर भी, और सीधा संवाद लोगों से बनता अगर चला गया, तो यह मुश्किल हालात जो है चुनाव के समय तो होंगे, लोगों के भीतर ये सवाल होंगे। तो इसीलिए क्या इस मुद्दे के भीतर हमला भी जोड़ दिया जाता है, अटैक भी होती है, हो भी सकता है, ये भी नहीं भी हो सकता है, ये सियासत करने वाले लोग जाने। लेकिन बतौर ये बात है कि उन मुद्दों को दफन कर दिया जाए जिससे उस राजनीति के पे असर पड़ता है। हमेशा से इस बात को सत्ता चाहती है कि उसको दफन कर दिया जाए। अगर जीएसटी लागू नहीं था देश के भीतर और जब जीएसटी लागू था तब दोनों के बीच कितना अंतर आता है। बिहार में जब जीएसटी लागू नहीं था उस समय जो टैक्स रेवेन्यू होता था वो 9.8% के आसपास था। जीएसटी लागू होने के बाद वो घट करके 8.35% पे आ गया। उत्तर प्रदेश को 7.62% था, वो घट करके 6.89% पे आ गया। झारखंड का 7.2% था, वो अब 6.24 पे आ गया। ओडिशा का 7.13 था, वो घट करके 6.17% पे आ गया। मध्य प्रदेश के भीतर 7.09 होता था, वो घट करके 5.6% पे आ गया। छत्तीसगढ़ के भीतर 7.1% था, वो घट करके 6.1% पे आ गया। वेस्ट बंगाल के भीतर 5.4% था, वो घट करके आप 4.6% पे आ गया। कर्नाटक के भीतर का 5.3% पे था, वो घट करके 4.24% पे आ गया। गुजरात का 5.05% था, वो घट करके अब 3.94% पे आ गया। इस पूरी लिस्ट में जब आप देखना, झांकना शुरू कीजिएगा, परखना शुरू कीजिएगा, तो राज्य के ऊपर कितना कर्ज है या आरबीआई से उन्हें कर्ज लेने की बार बार क्यों जरूरत होती है और केंद्र के सामने उन्हें गुहार लगाने की, पैसे की मांग करना क्यों पड़ता है। ये फेडरल सिस्टम को एक लचर अवस्था में ला करके केंद्र सरकार ने अपनी धाक बढ़ा लिया और अपनी से उन्होंने बड़ा कर लिया। ये तो पहली परिस्थिति होती है। लेकिन इसके भीतर
एक और सवाल जो आम जनमानस के भीतर का होता है, जो सेस और ग्रेस टैक्स जो रेवेन्यू जो है उस कैसे बढ़ गया, जिसके ऊपर चार्ज लगाया जाता था 2015 के भीतर वो 13.49% होता था, आज के दौर में वो 2023 का अगर आंकड़ा कहता है 17.37%। ये सिर्फ और सिर्फ स्विस और सरचार्ज ये कोविड काल के तुरंत बाद लगा था 2021 के भीतर, जो सबसे ज्यादा 20.48% यानी 20.5% के आसपास चल गया। आम जनमानस पे ही दबाव, राज्य के स्टेट के ऊपर भी दबाव, केंद्र की अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और उसको कोई परेशानी ना हो, इस दिशा में भी आगे बढ़ते हुए कदम। तो पूरे इस यहाँ पर एक बात और सवाल उठता है, क्या सच में जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है कि देश की इकोनॉमी केंद्र अपने हाथ में इस प्रकार से रखना चाहता है जहां पर इस भारत देश की पब्लिक सेक्टर भी प्राइवेट सेक्टर में चल जाए, जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है कि एक दो मित्रों को कोरियो को मॉल दिया जाता है, दूसरी परिस्थिति फेडरल स्ट्रक्चर के दायरे में जो कुछ भी सवाल उठते थे उनको भी इधर से उधर पलट दिया गया। अब इन सारी बातों का जब अध्ययन समझते हैं, इसको जो राहुल गांधी जो एक एक करके उठाते हैं, उसके भीतर बेरोजगारी से भी जुड़ता है, दोबारा अगर लौटिएगा उस परिस्थिति के भीतर, क्या ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो दिल्ली को भी पता होता है कि चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के समय, इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के समय भी ये भारत में न्याय यात्रा चल रही होगी, जब इस भारत में गवर्नेंस इलेक्शन कमीशन के हाथ में होगी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका होगा जो मार्च 5 या 10 के बीच किसी भी दिन भी हो सकती है, उस दिन ये यात्रा गुजर रही होगी, तो ये चुनावी रैली में तब्दील क्या हो चुकी होगी और चुनावी मुद्दे इसी के आश्रय क्या उठ रहे होंगे। और उससे पहले इस भारत देश के भीतर जितनी भी योजनाओं का ऐलान करना है आप करते जाइए, और यही कहीं ना कहीं हो भी रहा है। पीएम मोदी प्रांत दर प्रांत, मंदिर दर मंदिर उस राज्यों के भीतर जो कुछ भी पैसा दे रहे हैं, यहां तक कि अब स्थिति तो परिस्थिति ऐसा भी है कि अभी से ऐलान किया गया इधर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा रामलला की, उसके बाद बुलंदशहर में पीएम मोदी जाएंगे, उत्तर प्रदेश के भीतर वहां पे काफी सारी योजनाओं का ऐलान और हजारों करोड़ की योजनाओं का ऐलान करेंगे। सारी प्रक्रिया एक और होती है, दूसरी ओर इन्हीं आर्थिक मुद्दों से जुड़े हुए, लोगों से जुड़े हुए सवाल है, आम जन लोगों से जुड़े हुए सवाल है, जो इस देश के गरीबी मुफलिसी से जुड़े हुए सवाल होते हैं। लेकिन जो लास्ट का कुछ सवाल, क्या भारत देश के भीतर आर्थिक परिस्थिति इस भारत देश के भीतर चुनावी मुद्दा ना बने, राजनीति मुद्दा ना बने, इस दिशा में सत्ता सक्रिय हो गई है। इससे लगा हुआ सारे एक और सवाल होता है, क्या इस भारत देश का आर्थिक मुद्दा बन जाए जो लोगों को जरूरत भूख से, रोजी रोटी से, मुफलिसी से, महंगाई से, स्वास्थ्य से, दवाई से, सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा बन जाए। इस दिशा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रभावी हो रही है, ये सवाल होता है। अगला सवाल होता है, क्या इस पूरे न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए समूचे विपक्ष की सियासत ही चुनावी तौर पर जो कुछ भी नजर आएगी बिहार के भीतर, जब यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचेगी बिहार, तब जब अगर आरजेडी और जेडीयू यानी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार साथ अगर चल पड़े, तो उसके बाद ममता बनर्जी साथ पर चल पड़ती है, उसके बाद हेमंत सोरेन झारखंड के भीतर साथ चल पड़ते हैं, उसके बाद अखिलेश यादव साथ उत्तर प्रदेश के भीतर चल पड़ते हैं, वहां पर रैली भी होता है, वह भी साथ चलेगी। यह तमाम प्रांतों से जाती हुई पूरी सियासत पहली बार इस भारत देश की सियासत में एक पहली बार चलता हुआ मैसेज होगा, जो उस दौरान रैली करने की जरूरत नहीं बल्कि अपने आप में चलती हुई पूरी रैली होगी जो कि सियासत को प्रभावित करेगी और मुद्दे उसी के आश्रय बनेगी। दूसरा अगला सवाल फिर उठता है कि क्या यहीं पर कुछ सवाल फिर उठ जाता है, क्या असम के भीतर पहले दिन एफआईआर हो जाती है, दूसरे दिन हमला अटैक के जरिए उठा, और सियासी तौर पर इन्हीं बातों का उभार काफी तेजी से हो, और फोन कॉल की घंटियां, सीसीटीवी कैमरा का फुटेज और पुलिस प्रशासन की पहल पैनी नजर इसलिए तेज और तीखी हो चली, जो कि सियासी को सत्ता अनुकूल बना दे और सियासत से उठने वाले मुद्दे को दफन कर दे। उस पे इस तरह के घटनाओं को रेड कारपेट के नीचे डाल दिया कि ऐसी परिस्थिति है। तमाम सारे सवाल इस पूरे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी के और इस राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अटैक और हमले के जरिए सामने आ गया। इंतजार तो इस बात की कीजिए कि जिस दिन 17 जिलों से असम के भीतर 8 दिनों के भीतर पूरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निर्धारित की गई, उसमें अभी भी 5 दिन बचे हुए हैं। खेल असम के भीतर ही होना है, इससे बिहार में भारतीय जनता पार्टी नहीं, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी नहीं, झारखंड के भीतर भारतीय जनता पार्टी नहीं, ओडिशा के भीतर भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वह उत्तर प्रदेश के भीतर है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति के सियासत के भीतर इस दौर में
अयोध्या धूरी बन चुकी है राजनीतिक, अगर उस धूरी को इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए विपक्ष ने अगर डिगा दिया तो फिर क्या होगा, यही सवाल इस दौर में भारतीय जनता पार्टी और सत्ता को काफी ज्यादा परेशान करती है। देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।